नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, सैम्पल पेपर, वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने बोर्ड की ओर से जारी किए गए पेपर है वो एक एक पेपर सोल्व कर लिए हैं। अब उसके अलावा जो पेपर है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सारी प्रश्नों को हम एक एक करके देखेंगे। साथ ही इनका आंसर भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी PDF फाइलें भी है वो आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको अनाउंस मिल जाएगा कि कब से आपको वहाँ पे डाउनलोड हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन ए जो आपका रहेगा पहले वाला, वहाँ से दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेत मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसके द्वारा है किया गया था। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि काले गोरे का जो भेद था, गांधी जी वहाँ पे गए हुए थे वकालत करने के लिए, मतलब कानून की डिग्री के लिए। उसी दौरान ये घटनाएं हुई थी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आर्थिक मंदी की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाफ ईयरली एग्जाम में ये प्रश्न आपका आ चुका है अभी। नेक्स्ट देखिए, स्पिनिंग जेनी से संबंधित है तो दोस्तों कौन थे। तो थर्ड में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स हर ग्रीव्स। नेक्स्ट देखिए, बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्म कहानी थी। तो बंगाली भाषा में जो सबसे पहले प्रकाशित हुई थी सब आत्म कहानी के रूप में, वो कौन थी। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमार जीवन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर में ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 30% जो क्षेत्र है वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो दोस्तों जिम कार्बेट के नाम से आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला है भारत का पटसन व पटसन निर्मित सामान के उत्पादन में विश्व में जो स्थान है वह कौन सा है। कुल मिला के जो पटसन जो है उसका निर्मित जो होता है, उसका निर्माण जो होता है, उसका उत्पादन जो होता है, तो भारत का उसमें कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे 7 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला स्थान भारत रखता है। निम्नलिखित में से आधुनिक परिवहन का साधन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पाइपलाइन दिया गया है, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन और रेल परिवहन। ये सभी आधुनिक परिवहन के साधन हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम किसी को प्रायोरिटी दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी अगर दे, तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर रहेगा। कौन सा, ए वाला, पाइपलाइन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुलसेस किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों ये हमारी हो जाती है बेल्जियम की। तो 9 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है। निम्न में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये सभी जो राज्य हैं उनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी। तो दोस्तों पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14 रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला मेरा बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से कौन तृणमूल कांग्रेस का संस्थापक है। तो तृणमूल का तो आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी के द्वारा ये पार्टी का गठन किया गया था, स्टार्ट की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित करना किस क्षेत्र का गतिविधि है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक उत्पाद यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा, उसको अपन प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो कृषि कार्य है हमारा, वो भी किस में आता है, हमारा प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा किए जाता है भाई, तो ये किए जाते हैं हमारे सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, देश के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों देश की तीव्र और एकीकरण की प्रक्रिया है वो हमारा वैश्वीकरण कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। देश की पहली जूट मिल है वह स्थापित की गई थी। तो 1855 में देश की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो मेरा सही आंसर रहेगा। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में किस समाचार पत्र का साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे रहेगा मेरा बंगाल गजट। ठीक है, ये गजट है भाई, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया था, बंगाल गजट।
नेक्स्ट देखिए, जल एक क्या है, चक्रीय संसाधन के रूप में जाना जाता है जल को। समाजवादी पार्टी का संबंध मुख्यतः कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश से रहेगा। समाजवादी पार्टी का संबंध उत्तर प्रदेश से रहेगा भाई। आगे देखिए, यहाँ पे है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में रहती है। किसके हाथों में रहती है भाई, जनता के हाथों में रहती है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसका मतलब ही ये होता है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जो किया जाता है वो कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है, तो साक्षरता दर कहलाती है। मान लीजिए कि आप 7 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप किसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या रहेंगे, साक्षरता की जो दर है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तौर तरीकों को सरल बनाना होता है। तो ये किसका उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन का है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, जो कि एक एक शब्द के प्रश्न हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, साझेदारी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहिष्कार क्या है। बहिष्कार का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जैसे कि आपने पढ़ा था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हमें करना है, ये आंदोलन आपने पढ़े होंगे। अब इससे आप समझ सकते हैं कि साझेदारी गतिविधियों से हिस्सा बनने से इनकार करना, यानी कि मान लीजिए कि कोई विदेशी चीज़ें थी, उनका साझेदार, उनको मेरे को उपयोग में नहीं करना है, उनको मेरे को हटाना है, उनको दूर करना है, तो मैं उसका क्या करूँगा, बहिष्कार करूँगा। तो कुल मिला के मैं उनकी गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा। तो यही यहाँ पे साधारण वर्णों में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, कार्डिंग क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि के जो रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की थी, तो किसके द्वारा की गई थी, बाय रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा की गई थी। तो ये मेरा सही आंसर हो जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया था, तो दोस्तों टाइगर जो प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत है वो 1973 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ये हमें यहाँ पे भरना था। सीमेंट बनाने के लिए काम में आने वाले किन्हीं 2 कच्चे मालों का नाम आपको लिखना है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक तो जाता है मेरा चूना पत्थर, एक हम लिख सकते हैं सिलिका, जिप्सम आदि। ठीक है, यहाँ तो 3 नाम लिखे गए हैं, आपको 2 नाम पूछे गए थे, आप अपने हिसाब से लिख लेना भाई। किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है, तो दोस्तों बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है वह सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस देश की सामुदायिक सरकार बंटवारे का अच्छा उदाहरण है, तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार अपन लिखेंगे यहाँ पे। पारिवारिक कानून के जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, तो देखिए पारिवारिक कानून का मतलब क्या होता है कि विवाह, तलाक, गोद लेना एवं उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानून को ही हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक कानून बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, राजनीतिक दल के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो राजनीति तो आप सभी जानते हैं। अब राजनीतिक दल के अंग पूछे गए यहाँ पे, तो इसमें दोस्तों हमारे नेता शामिल होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं जैसे कि लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य कहलाते हैं, अनुयायी या फिर समर्थक जो हैं वो सारे क्या होते हैं, राजनीतिक दल के अंग के रूप में माने जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा इस लाइन को अच्छे से समझ लेना, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता ही आता है। यहाँ तक कि दोस्तों जो मास्टर बनने के लिए आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जैसी भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें भी ये प्रश्न हर बार आता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करें तो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एकीकरण की प्रक्रिया का नाम ही क्या होता है भाई, वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये हमें यहाँ पे भरना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं, तो इन प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी किताब से इमेज लेके लिखने की कोशिश की है, यहाँ पे मतलब इमेज अटैच करने की कोशिश की है। गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाता है, महात्मा गांधी संपूर्ण भारत में और एक ज़्यादातर जनाधार वाला आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं जैसे युवाओं मुस्लिम नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो यहाँ पे उनका मेन उद्देश्य यही था, जो खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था, हिंदू है यहाँ पे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम जो एकता है उस पर उन्होंने जोर दिया था, उनको एक करना था ताकि आज़ादी की लड़ाई में दोनों को बराबर
उतारा जा सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, यूरोप में मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार वाद विवाद एवं संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। मुद्रण संस्कृति ने निम्नलिखित प्रकार से वाद विवाद एवं संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया था। तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे मैंने छापने की कोशिश करी है। देखिए छपाई ने वाद विवाद वगैरह ये हो गया, ये पूरा यहाँ पे आपको मिलता है। साथ ही साथ ये जो सारी PDF फाइलें हैं दोस्तों आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप दोस्तों रिलीज़ होने में थोड़ा सा टाइम और है, मान के चलिए कि 8 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। संक्रांत के बाद ऐप लॉन्च हो जाएगा और मैं आपको अनाउंस कर दूंगा और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकताएं क्या होती है। यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया है, अधिकांश संसाधनों की आपूर्ति सीमित होती है। अधिकांश संसाधनों का विवरण संपूर्ण देश में समान नहीं होता है, अतः समुचित विवरण हेतु नियोजन आवश्यक है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो सभी यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए, बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो जल है हमारा पानी है उसकी दुर्लभता मतलब पानी कम हो रहा है, उसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकती है जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बढ़ती जनसंख्या अर्थात जल की अधिक मांग। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी आवश्यक होता है। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही संचित क्षेत्र बढ़ाया जाता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। इस तरह जल के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर जाता है और जल की कमी हो जाती है। ठीक है, इस तरह बढ़ रही जो जनसंख्या है वह जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा यूज करने वाले होंगे, तो इस प्रकार से दुर्लभता बढ़ेगी भाई। पर्यटन किस प्रकार से एक व्यापार है बताना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत एक विशाल देश है। यहाँ के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों एवं धार्मिक स्थलों ने विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अतः यहाँ प्रति वर्ष लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक विभिन्न गतिविधियों से आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सतह की साझेदारी क्या होती है, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ूंगा नहीं साथियों, क्योंकि बड़े वीडियो जो होते हैं आप लोग देखते ही नहीं हैं। आपको तो डर लगता है कि यार 20 मिनट का वीडियो है, कौन देखेगा इतना, डर लगता है, साफ बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो देखता है उसको सभी चीज़ों का सॉल्यूशन है वो मिल जाता है भाई। आगे देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 99% आने की संभावना है। हर बार 8वीं 10वीं में तो आता ही है ये। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में पूछा गया है। इसको भी यहाँ पे मैंने लिखने की ऑलरेडी कोशिश की है इमेज के माध्यम से, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। राजनीतिक दल कैसे सरकार बनाती है और चलाती है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तो ये भी यहाँ पे आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, कि राजनीतिक सरकार किस प्रकार से चलाती है। जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो वह दल जिसमें सर्वाधिक सीटें प्राप्त होती है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। सरकार नीतियाँ व कार्यक्रमों का निर्माण करती है। ये निर्णय मंत्रियों द्वारा ही लागू किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी सरकार का गठन करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई, ये देखिए इसका तो शायद मैंने स्किप कर दिया, भूल गया होगा, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए विकास के अंतर्गत सामान्य व्यक्ति जो है वो यहाँ पे किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है, विकास के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिक से अधिक करना चाहते हैं। साथ ही लोग समानता का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। मतलब दूसरों से सम्मान मिले, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको सम्मान मिले। अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आपको आत्म जो ग्लानि है वो महसूस होती है, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँचती है और आप वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं हो। हमारा बेहतर जीवन कई भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है। अब यहाँ पे इसका भी आंसर आपको मिल जाता है। देखिए औद्योगिक विकास के लिए हो जाता है, तकनीकी विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकारें हैं वो अत्यधिक मात्रा में जो विदेशी कंपनियां हैं उनको आकर्षित करती है। उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा के अधिकार का महत्व क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको मिल जाता है बिल्कुल साफ सही शुद्ध अक्षरों में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगा साथियों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो को और दोस्तों के साथ भेज देना चैनल को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जितने भी सॉल्यूशन पेपर होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
गेहूं की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, या फिर नेक्स्ट और दिया गया है 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ पे भी इसको लिखने की कोशिश की गई है। गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी 2-4 लाइनें मैंने लिखने की कोशिश करी है, बाकी इनको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड्स वुड्स समझौते का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखने की कोशिश करिए। एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, एक इमेज यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली इमेज ये बन जाती है, सेकंड ये, मतलब इसके बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देख लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है मेरा, भारत में संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के शासी निकायों को अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए भारत में 1952 92 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय लोकतंत्र के स्थानीय स्वशासी निकायों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ये कदम आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लिखे गए हैं, इनके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, व्याख्या करना है, या फिर खुली बेरोजगारी और प्रसन्न बेरोजगारी में अंतर बताना है। रट लेना भाई, ये प्रश्न आपका वार्षिक परीक्षा में लगभग सभी जिलों में आया था, ठीक है। इनको रट लेना। अब यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शन ए का, उसका आंसर यहाँ पे देने की पूरी कोशिश की है मैंने। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है उनके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे कुछ आपको अच्छा लगा होगा, और सभी प्रश्नों को हमने सॉल्यूशन के साथ इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले पेपरों के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।